नमस्कार दोस्तों। अंजना ओम कश्यप और यूट्यूब टीचर्स के बीच चल रहे ऑनलाइन युद्ध में अब एक नया योद्धा आ गया है। इनका नाम है राहुल सिन्हा और ये जी न्यूज के लिए डीएनए नाम के प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। अपने 20 मिनट के दो कौड़ी के भी नहीं प्रोग्राम में इस आदमी ने लगातार यूट्यूब एजुकेटर्स को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन भाई साहब ने एक बात ऐसी पकड़ी जिस पर मेरी नजर खास तौर पर अटक गई। इन्होंने कहा कि YouTube एजुकेटर्स और तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने शिक्षा का अरबों रुपए का बाजार बना रखा है और एक एक कोचिंग ओनर बच्चों के पेरेंट्स की जेब पर डाका डालकर करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहा है। अब यहां तक तो मैं भी इनसे सहमत हूं, लेकिन यहीं से मेरा सवाल भी शुरू होता है। कोई इस आदमी से पूछे कि भाई जिस मीडिया ग्रुप में तुम नौकरी करते हो वो तो खुद एजुकेशन के कारोबार में है, स्कूल चलाता है, एजुकेशन ब्रांड चलाता है, शिक्षा बेचकर पैसा कमाता है। क्या तुमने कभी अपने मालिकों पर इसी तरह का डीएनए एपिसोड बनाया है? क्या तुमने कभी अपने चैनल पर बैठकर यह पूछा कि शिक्षा को व्यापार बनाने में कॉरपोरेट घरानों की क्या भूमिका है? क्या तुमने कभी यह पूछा कि आखिर शिक्षा एक अधिकार है या एक प्रोडक्ट जिसे बाजार में बेचा और खरीदा जाएगा? चलो मान लिया कि अपने मालिकों पर सवाल उठाना मुश्किल काम है, नौकरी भी बचानी होती है, प्रमोशन भी चाहिए होता है, सैलरी भी चाहिए होती है, लेकिन तुमने अपने वीडियो में कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री पर भी निशाना साधा है। ठीक है, साधो, लेकिन कोटा कोई सीक्रेट प्लेनेट पर तो है नहीं, इसी देश में है। और कोटा के सांसद ओम बिरला तो लोकसभा के स्पीकर हैं, तो उनसे पूछो ना कि अगर कोचिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा सामाजिक संकट है तो संसद में इस पर क्या कार्रवाई हुई? अगर यहाँ शिक्षा माफिया है तो इसे खत्म करने के लिए क्या कानून बने? अगर माता पिता की जेब लूटी जा रही है तो इसे लूट को रोकने के लिए सत्ता में बैठे लोगों ने क्या किया? पिछले 12 साल से केंद्र में ओम बिरला की जो पार्टी सरकार बनाई बैठी है उसने फ्री एजुकेशन के लिए क्या किया है? सरकार ने पब्लिक एजुकेशन पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया जिससे किसी बच्चे को स्कूल के बाद कोचिंग से एजुकेशन खरीदने की मजबूरी ही ना रहे? यह है असली सवाल। लेकिन ऐसे सवाल राहुल सिन्हा जैसे लोग नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी समस्या शिक्षा का बाजारीकरण नहीं है। उनकी समस्या यह है कि अब लोग बाजारीकरण के लिए जिम्मेदार लोगों की तरफ उंगली उठाने लगे हैं। जब नीट का पेपर लीक हुआ, जब भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई और लाखों परिवार परेशान हुए, तो नौजवानों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए और इसी के बाद अचानक कुछ एंकर्स को अराजकता दिखाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे इस देश की सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक नहीं है, बल्कि पेपर लीक पर सवाल पूछना है। जरा साल 2016 याद कीजिए। उस समय तमाम यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वे कह रहे थे कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए। वे कह रहे थे कि फीस वृद्धि रोकी जाए। वे कह रहे थे कि गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चों को भी हायर एजुकेशन तक पहुंच मिलनी चाहिए। वे कह रहे थे राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। लेकिन इन डिमांड्स पर ऐसे बिकाऊ पत्रकारों ने डिबेट्स नहीं करवाई। बहस इस पर हुई कि कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही। फर्जी वीडियो चलाए गए, फर्जी नैरेटिव्स बनाए गए, पूरे छात्र आंदोलन को बदनाम किया गया। जो लोग शिक्षा को अधिकार बनाने की बात कर रहे थे उन्हें राष्ट्र विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। और इस कोशिश में सबसे पहली फर्जी वीडियो इसी चैनल से चली थी जिसका यह एंकर इस समय महंगी शिक्षा और कोचिंग बिजनेस पर ज्ञान झाड़ रहा है। तब छात्रों को देशद्रोही कहा गया था, आज यूट्यूब टीचर्स को अराजक कहा जा रहा है। तब यूनिवर्सिटीज निशाने पर थी, आज यूट्यूब टीचर्स निशाने पर हैं, उनका बिजनेस निशाने पर है। लेकिन असल सवाल तब भी यही था और आज भी यही है कि देश के सभी नागरिकों को फ्री एंड फेयर एजुकेशन देने वाला सिस्टम हमारी सरकारें क्यों नहीं बना पा रही हैं। आप ये मत समझिए कि शिक्षा को सबके लिए फ्री उपलब्ध कराना कोई असंभव सा सपना है। दुनिया में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां यह सपना सच हो चुका है। सोवियत संघ जब बना था तब वहां बहुत इलिटरेसी थी, लेकिन कुछ ही दशकों के भीतर उसने लाखों वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, टीचर्स और डॉक्टर्स तैयार कर दिए। शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि सामाजिक अधिकार माना। क्यूबा जैसे छोटे से देश ने शिक्षा और स्वास्थ्य को सार्वजनिक अधिकार बनाया। डॉक्टरों की ऐसी फौज तैयार की कि आज भी दुनिया के अनेक देशों में क्यूबा के डॉक्टर्स सर्विसेज देते दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन देशों में कोई समस्या नहीं रही। हर समाज की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम यह तो साबित किया कि यदि स्टेट चाहे तो शिक्षा को बाजार की वस्तु बनने से रोक सकता है। अपने यहां तो एक बच्चा स्कूल की फीस देता है, फिर कोचिंग की फीस देता है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फीस देता है, फिर फॉर्म भरने की फीस देता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, दोबारा एग्जाम सेंटर्स तक आने जाने का खर्चा करता है और नौकरी पाने में भी यही सब होता है। फिर भी ढंग की नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। इससे परेशान होकर अगर कोई सवाल पूछ ले तो उसे अराजक कहा जाता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अब पहले से ज्यादा जानने लगे हैं। पहले टीवी जो कह देता था वही अंतिम सत्य माना जाता था।
अब एक स्टूडेंट 5 मिनट में फैक्ट्स खोज लेता है, एक टीचर वीडियो बनाकर जवाब दे देता है, एक रिसर्चर डॉक्यूमेंट्स निकाल लाता है। जनता पहले से ज्यादा सवाल पूछने लगी है और इतिहास गवाह है कि रूलिंग क्लास को सबसे ज्यादा डर ऐसी ही जनता से लगता है जिसने सवाल पूछना सीख लिया हो। राहुल सिन्हा, ये सवाल पूछना जरूरी है कि अगर शिक्षा का बाजारीकरण इतना बड़ा अपराध है तो उस सिस्टम के खिलाफ तुम्हारा गुस्सा कहां है जिसने शिक्षा को बाजार बनाया? अगर माता पिता की जेब लुट रही है तो उन नीतियों के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई कहां है जिन्होंने शिक्षा को महंगा बनाया? यूट्यूब टीचर्स पर हमला करना आसान है, लेकिन सत्ता से सवाल पूछना मुश्किल है, और यही वजह है कि ऐसे पत्रकार बार बार सवाल पूछने वालों को कटघरे में खड़ा करते हैं, मगर उन लोगों को नहीं जिनके हाथों में वास्तव में सत्ता है, संसाधन है और पॉलिसी मेकिंग की ताकत है। याद रखिए दोस्तों, असल लड़ाई किसी एंकर और किसी यूट्यूबर के बीच नहीं है। असल लड़ाई तो शिक्षा को अधिकार बनाने और शिक्षा को माल बनाकर बेचने वाली व्यवस्था के बीच है। और जब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी तब तक न कोचिंग उद्योग खत्म होगा, न छात्रों की बेचैनी, न पेपर लीक होना बंद होंगे और न ही नौजवानों का गुस्सा शांत होगा। क्योंकि समस्या कुछ व्यक्तियों में नहीं है, पूरी व्यवस्था में है। बात ठीक लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।